दरअसल यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। अखिलेश सरकार ने 17 ओबीसी की जातियों को दलित कोटे में शामिल करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास कर लिया है और इसे केंद्र सरकार के पास भेजा है। विपक्ष का कहना है कि यह चुनावी हथकंडा है। अब इसे समाजवादी पार्टी की बदलती सियासत का समय कहें या बदले समय की सियासत, नीति के लिए बदली राजनीति कहें या चुनाव के लिए बदली नीति, जो भी है बदल तो रहा है बहुत कुछ। और बदले हुए इस अंदाज में दिल धड़का है 17 अति पिछड़ी जातियों की खातिर, यानी 17 अन्य पिछड़ी जातियों को दलित कोटे में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को सबसे पहले मैं बधाई देता हूं। इन 17 जातियों को जो है अनुसूचित जात में आज परिभाषित करके इन्हें न्याय और हक अधिकार दिलाने का काम किया। कहीं न कहीं आज जो आजादी के बाद ये इन 17 जातियों का पहला दिन है। अब तक ये जातियां आजाद नहीं थी। सियासत का वो आंवला होती है जातियां जिसके फायदे हजार होते हैं। फायदे और नुकसान के नजराने में ही तो कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, भीवर, बिंद, भर, राजभर, पाथम, तुरहा, गोंड, माछी और मछुआरा पर मेहरबान हुए हैं मुखिया अखिलेश यादव। तो इस तरह की बात करना केवल चुनावी सिफुगावर है और ऐसा लगता है जैसे अखिलेश जी अपने का जो चुनावी घोषणा पत्र होना चाहिए 2017 का, तो उसमें जो बातें कहनी है वो सब सरकार के द्वारा प्रभावित कर रहे हैं। पिछड़े और अति पिछड़े वोटों पर डोरे डालने की ये रवायत पुरानी है। बीते लोकसभा चुनाव में मोदी इसमें सेंध लगाने में सफल हो गए थे। हालांकि इन वोटों के वर्चस्व की लंबी लड़ाई लड़ी है बहन जी ने, लिहाजा किसी और का सेंध लगाना कैसे सह पाएंगी। बहन जी की माने तो ये मसौदा पहले ही केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। अब तो चुनावी हथकंडा अपना रही है सरकार। कांग्रेस के कुंबे से भी कुछ ऐसी ही आवाज है। एक प्रस्ताव पास करते, केंद्र के पास भेजते और अगर केंद्र नहीं कहता तो आप पब्लिक के बीच में जाकर के कह सकते थे कि हमारे प्रस्ताव को केंद्र ने नहीं माना। बहरहाल 2005 में मुखिया मुलायम सिंह के भी 16 अति पिछड़ी जातियों पर जज्बात जागे थे जो केंद्र सरकार के रुख से परवान नहीं चढ़ पाए। अब अखिलेश यादव ने साधे हैं एक तीर से 2 निशाने। सवाल ये है कि चिंता जातियों की है या चुनाव की। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। सवाल वाजिब है कि चिंता जातियों की है या फिर चुनाव की। चुनाव बेहद करीब है। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय उनसे आपका करा दें। डॉक्टर संदीप कुमार शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। अमित पुरी जी बीजेपी से, आसिफ रिजवी जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत स्वागत के साथ आप सभी के अमिताभ जी के पास जा रहे हैं। अमिताभ जी, क्या समझा जाए? 5 साल बीत गए, उसके बाद ये फैसला, ये प्रस्ताव पास हुआ, केंद्र के पास गया, चुनावी है या कुछ और? पंकज, एक बात तो तय है कि इस मसले पर इन 17 जातियों को अभी आरक्षण नहीं मिलता इस राज्य सरकार के प्रस्ताव पर। मायावती जी कह रही है कि एक प्रस्ताव 2005 को हमने करके भेजा था, वो वहां पड़ा हुआ है केंद्र सरकार के पास। केंद्र ने कोई निर्णय नहीं लिया और केंद्र को भी छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट से पास होना मुश्किल। मान लीजिए केंद्र कर भी दे तो सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगा मसला। हां, लेकिन इतना जरूर है, समाजवादी पार्टी ने शांत जल में एक पत्थर तो तबीयत से फेंक ही दिया। ये जो जातियां हैं ना, छोटी पिछड़ी हुई, इनके बीच में, इनके समुद्र में एक हिलोर तो पैदा होगी। बिल्कुल। ये जातियां, इनमें से अधिकांश जातियां भाजपा की समर्थन में है,
रही हैं। कल्याण सिंह जी जब भाजपा के सबसे बड़े चेहरे थे उत्तर प्रदेश में, अमित पुरी जी जानते हैं इस बात को, तब वो पिछड़ी और अति पिछड़ी की जो नॉन यादव जातियां हैं उनको उन्होंने एक साथ गैल्वनाइज किया था, एक साथ जोड़ा था भाजपा के झंडे के तले, जिसके चलते भाजपा बहुमत की सरकार बना पाई थी। वहां पर अगर कुछ होता है तो भाजपा को डेंट हो सकता है। और कुछ जातियां जैसे रामअचल राजभर प्रदेश अध्यक्ष है बसपा के, वो राजभर वोटों को साधने के लिए मायावती जी उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के रखती हैं। कुछ निषाद समुदाय के लोग हैं वहां प्रभावशाली बसपा में। लेकिन अगर ये चीज चलेगी तो मुझे लगता है थोड़ा नुकसान बसपा को भी हो सकता है। अब देखना यह होगा कि जो इन 17 छोटी जातियों का जो सदियों से शोषित जातियां रही हैं, इनकी जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, वह अखिलेश यादव के इस कदम को कितनी गंभीरता से लेती है। वो अखिलेश यादव की नीयत पर भरोसा करती है या इसको चुनावी स्टंट मानती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी शुक्ला जी, चर्चा में आपको शामिल कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है सिर्फ चुनावी हथकंडा है। क्या वाकई में चिंता जनता की है, चिंता जातियों की है या फिर चुनावों की? समझना चाहेंगे आपसे। चुनावी हथकंडे की बात इसमें नहीं है। चुनाव आज आ रहा है, पहले भी इस तरह के प्रस्ताव समाजवादी पार्टी कर चुकी है, कई बार कर चुकी है। और पिछड़ी जातियों में ये जातियां जो आज ये है, इन जातियों की स्थिति बहुत खराब है। ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सारे क्षेत्रों में पिछड़ी हुई हैं। तो इनके लिए अब ये मुद्दा ये जरूर है कि कब पूरा होगा। जैसा कि अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि वो संवैधानिक दायरे में और सर्वोच्च न्यायालय में क्या होगा, केंद्र सरकार क्या करेगी और कर भी देगी तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, तो उन सब बिंदुओं को देखते हुए मुद्दा अलग है। लेकिन यह मुद्दा भी है कि इनको सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ये अनुसूचित जाति के दायरे में जाती हैं तो विशेष सुविधाएं इनको मिल सकती हैं, जिन सुविधाओं से वंचित हैं, वास्तव में दलित की श्रेणी में है। और यदि इनको उस तरह की सुविधाएं मिले तो इनका विकास होगा। अब ये बात अलग है कि ये पूरा हो पाएगा सपना या नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार पहले भी प्रस्ताव कर चुकी है और अब भी इनकी लड़ाई लड़ रही है। चुनाव नहीं था तब भी इनकी बात कर रही थी और चुनाव है तब भी बात कर रही है। अब मुद्दा यही है कि कब कितनी जल्दी पूरा होता है। ठीक है संदीप भाई, ठीक है। मैं दूसरी पार्टियों के प्रतिनिधियों को बहस में ले आऊं। अमित पुरी जी, हमने देखा कई राज्यों ने चुनाव के समय यह किया कि 50% के भीतर आरक्षण का जो कैप है सुप्रीम कोर्ट का, उसको लांघ के अनाउंसमेंट कर दिया। आंध्रा ने कहा था कि 10% मुस्लिम्स को देंगे। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी बात आई थी, किसी ने कहा 18%, किसी ने कहा 12%। सबको पता था कि यह संभव नहीं, अदालत इसको खारिज कर देगी। लेकिन जुमले के लिए तो ठीक है, चुनाव में हिलोर तो पैदा होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ये जो तात्कालिक मूव है, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा, ये परिणति तक पहुंचेगा कि नहीं, इस चुनाव को प्रभावित करेगा अखिलेश यादव का ये मूव या नहीं? अमित पुरी जी। अमिताभ जी, देखिए, जितना उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, यहाँ के समाज जीवन के बारे में आप भी जान रहे हैं और थोड़ा बहुत हम लोग भी जानते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारी जो विजडम है, हमारी जो बुद्धिमत्ता है और चातुर्य है, वो शायद ज्यादा है। मैं बहुत संभल के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ठगने शब्द का इस्तेमाल जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। लेकिन राजनेता ये मानते हैं कि वो शायद ज्यादा चातुर्य है। लेकिन समय ने हमेशा ये उत्तर दिया है कि मतदाता के चातुर्य के सामने बड़े बड़े चतुरानन ढेर हो जाते हैं। तो मतदाता से बड़ा कोई चतुरानन नहीं होता, वो जानता है। और अखिलेश जी क्रिकेट के खिलाड़ी है। अभी यहां आने से पहले हम लोग ऐसे ही साइडलाइन में चर्चा कर रहे थे, मैं वही चैनल पे ऑन स्क्रीन रिपीट कर देता हूं। वो क्रिकेट के बैट्समैन रहे हैं, क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो अब ये स्लॉग ओवर्स जो बचे हुए ओवर हैं, इसमें कोई रिस्क है नहीं। वैसे भी वो कहते हैं मैंने 3 साल में ही अपने सारे वादे पूरे कर दिए, तो अब तो फ्री हिट ले रहे।
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस फ्री हिट में उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को, जो वैसे ही बहुत स्ट्रेन में है, उसको छेड़छाड़ करना, समाज में किन्हीं जातियों का उजड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, उनकी विकास की स्वाभाविक अभिप्साएं, आरक्षण के प्रति उनके मन की इच्छाएं, यह एक विषय है। अगर इतना ही यह गंभीर विषय था तो आपको तो उम्मीद की साइकिल दी गई थी, यह उम्मीद 2012-13 में जाग जाती तो शायद बात समझ में आती। अब आखिरी जियारत के टाइम में आप निकलते निकलते एक काम ये भी करके चले जाना चाहते हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की सोशल पॉलिटिकल डायनेमिक्स पे कोई बहुत अंतर पड़ेगा। ये शोशेबाजी उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। जी आसिफ रिजवी जी, ठीक है पुरी साहब, आसिफ रिजवी, आपकी पार्टी ने 2012 में उसके बहुत जिम्मेदार नेताओं ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट ठोक दिया उत्तर प्रदेश में प्रचार के दौरान कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, लेकिन आपको उस नारे से कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि मेरे ख्याल से कुछ वोट खराब और हो गया आपका सलमान खुर्शीद और इन लोगों की बयानबाजी से। अब वह जो अखिलेश यादव ने निर्णय किया, आज एक प्रस्ताव पारित करके कैबिनेट से जो भिजवाया है दिल्ली को, इस फैसले से उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति पर कोई फर्क पड़ता दिख रहा है क्या कांग्रेस को, रिजवी साहब? देखिए विताब जी, यहां का जो चुनावी माहौल है वो कुछ नेताओं ने बिल्कुल बदलने के लिए इसको एक प्लेटफॉर्म बना लिया है कि जातियों में अपने आप को बनाना, अपने जातियों को आपस में बांटना, एक प्लेटफॉर्म बना दिया राजनीति करने का। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन देश के बहुत बड़े स्पीकर जो मेरे भाई मेरी बहन करके बोलते हैं, उन्होंने भी चुनाव में इस भावनाओं का उपयोग किया था, ये कह के कि मैं किसी वर्ग से आता हूं, पिछड़ा वर्ग से आता हूं, इससे आता हूं। तो अब सरकारों ने ये प्लेटफॉर्म बना लिया है। पहले केंद्र सरकार में बैठे कुछ लोगों ने किया, अब स्टेट गवर्नमेंट की बैठे हुए लोग ये कर रहे हैं। 4.5 साल तक उनको याद नहीं आई कि उनको ये कार्य करना है। अब जाते जाते वो ये करके क्या साबित करना चाहते हैं कि सब जानना है कि एक राजनीतिक स्टैंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में किसी बड़े आदमी ने इसका राजनीतिक लाभ लिया है। मैं शब्दों को बहुत संभाल के बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा मदारी ने कमाल दिखाया है, लेकिन कुछ किया है, तो उसका फायदा अब जो छोटे यहां स्टेट की इलेक्शन होने जा रहा है उन्होंने भी देखा है, देखी वो भी कर रहे हैं। लेकिन अब जनता है, एक बार मेरे ख्याल से जो झांसे में आ गई है, ये बार बार नहीं आएगी, ये जनता है, ये सब जानती है। अब ये जात बिरादरी चलेगी नहीं, विकास पे ही बात होगी। रिजवी ठीक है, संदीप शुक्ला जी, ठीक है, रिजवी साहब आपकी बात आ गई। संदीप शुक्ला जी, मुझे ये समझाइए, अगर ये काम करना ही था तो 15 मार्च को जब आपने शपथ ली थी, तभी 2012 में तभी ये काम क्यों नहीं हो गया अगले दिन? अरे कैबिनेट की बैठक से एक प्रस्ताव ही तो पारित कराना था, कोई जंग तो लड़नी नहीं थी ना, हिमालय को उंगली पर उठाना था, एक अदद प्रस्ताव पारित कराना था जो आज 5 मिनट में हो गया, वो 2012 में भी हो सकता था। तो कम से कम 5 साल मिलते और तब आप बीजेपी को कटघरे में भी खड़ा कर पाते। शुक्ला जी, ये चलते चलते माथे पर टीका लगाने का काम क्यों? जी हम आपकी बात से सहमत हैं कि ये काम यद्यपि देर हुआ है, इस काम को पहले होना चाहिए था, लेकिन ये है कि अब जब से ही हो गया, कम से कम आगे के लिए हम एक अच्छी दिशा में चल रहे हैं, अच्छा कदम है। और जहां तक बात आप अभी कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में कि वहां पे इसकी दिक्कत आएगी, तो मेरा मानना है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 15 और 16 में जो आरक्षण का प्राविधान है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ यहाँ नहीं की जानी है। ये चूंकि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात है, जो अनुसूचित जाति को और जनजाति को मिलाकर 22% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो उसमें जातियां बढ़ाई जा रही हैं,
न कि जो है आरक्षण बढ़ेगा। आरक्षण 22% ही होगा और 22% के अंदर ही इन अतिरिक्त जातियों को लाभ देने की बात की जा रही है। तो मेरा मानना है कि वो 50% का दायरा जो है वो एक्सीड नहीं होगा और जब भी ये पूरा होगा अपना विजन अच्छा है। जी एक बात आपको बताएं, शुक्ला जी 1 मिनट रुक जाओ भाई, एक बात समझ लो, इस अगर हिंदुस्तान की संसद चाह भी ले कि दलितों के 22% आरक्षण में ये 17 जातियां हम और डाल दें, मैं तो कहता हूं मान लो चाह ले भारत की संसद, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं इस मंच से अपने सभी मित्रों को, हिंदुस्तान में एक अभूतपूर्व किस्म का सामाजिक संघर्ष पैदा हो जाएगा और इतना भीषण संघर्ष हो जाएगा, दलित वर्सेज अति पिछड़े, गांव गांव आग लग जाएगी, गांव गांव आग लग जाएगी। न पुलिस काम करेगी न बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करेंगे। शुक्ला जी ये आग से खेलना है दोस्त। आपको क्या लगता है देश के जो दलित हैं वो स्वीकार कर लेंगे? अग्निहोत्री जी ये आग से शुक्ला जी, दरअसल भारतीय संविधान की जब बात थी आरक्षण की तो उसमें कोई जाति विशेष की बात नहीं थी। उसमें सोशली जो बैकवर्ड है या सोशली जो है वो जातियां जो दलित के दायरे में आती हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो जातियां हैं 17 जातियां, इनकी श्रेणी दलितों से कहीं ऊंची नहीं है। अगर इनके यहाँ जाकर देखा जाए तो इनके यहाँ भी रोजी रोटी की उतनी समस्या है और सामाजिक रूप से भी उतना ही पिछड़े हुई है जितना पिछड़ा है। नहीं कर रहा मैं इस पर नाइट तपाखी नहीं कर रहा मित्र, पिछड़ी है चाहे चमार चाहे कोई, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अभी एक मकान में आप रहते हो पूरे में, उसी मकान में मैं अमित पुरी जी और आसिफ रिजवी को और पंकज रौतेला को भी भेज दूं मैं सामान, तो आप नहीं मानोगे ना? मसला यही है जो मैं पूछ रहा हूं मित्र। जी जी शुक्ला जी आवाज नहीं अग्निहोत्री जी आपका सवाल इतना टफ है कि उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं आवाज नहीं आ रही, तब आवाज आ रही। एक बात मैं और बता दूं, इससे पहले एक बड़े मदारी ने भी लोकसभा चुनाव में अपने आप को किसी जाति से जोड़ के इस पे खेल खेलना चाहा था और शायद लोकसभा में वो खेल भी गए, लेकिन उसका परिणाम जो है हमें हरियाणा में और गुजरात के आंदोलनों में देखने को मिला है। तो जो राजनेता सिर्फ मैं कहूंगा कि लोकसभा जीतने के लिए या इलेक्शन चुनाव जीतने के लिए इस तरह के खेल खेलते हैं, वो प्रदेश को और देश को कितने बड़े जोखिम में डालते हैं, इस बारे में उनको सोचना चाहिए। लेकिन अब कौन सोचेगा जब देश के सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठने वाले। ठीक है, अमित पुरी जी एक छोटा सा कमेंट आपका भी लूंगा। क्या इस कदम से भाषण दे सकते हैं? सामाजिक व्यवस्था में तनाव पैदा होगा? अमित पुरी जी अमिताभ जी, मैंने तो अपने बात के पहले हिस्से में ही कहा था कि उत्तर प्रदेश का सामाजिक ढांचा जिस तनाव की स्थिति में ऑलरेडी है उसको फर्दर स्ट्रेनवस करने की एक पहल और एक कोशिश है। और मैं बहुत शालीनता के साथ कहना चाहता हूं, जमहूरियत लोगों को जोड़ने का काम थी, लेकिन इस दौर में जमूरों ने जमहूरियत को जमूरेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं रखा है। और कांग्रेस के मित्रों को मैं बार बार उनको तमाम सारी चीज में मोदी ही नजर आता है, तो धन्यवाद। बड़े भाई आप एक बड़े नेता हैं, आप बताइए कि लोकसभा के चुनाव में आ रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा था, आ रहा हूं, और उनके इस बयान देने के बाद क्या गुजरात नहीं जल गया? आ रहा है ये बयान देने के बाद क्या हरियाणा नहीं जल गया? अरे मैं हरियाणा में 40 लोग मरे हैं, कहाँ तो जवाब देश के प्रधानमंत्री ने देना पड़ेगा। कौन जला? गुजरात में 18 लोग मरे हैं, कौन जला? जवाब देना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री को। दे रहे उनका वो जबान, उनकी वो भाषा, उनकी वो भाषा शैली की वजह से देश जवाब चला, हरियाणा चला। और अगर भाषा शैली ठीक नहीं करेंगे। अमित पुरी जी
कहाँ कौन जला ये हिंदुस्तान जानता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2014 की हार से हरियाणा कांग्रेस के दिल जले आज भी उभर नहीं पाए। ये दिलजलों की दिल लगी हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और जब आप प्रधानमंत्री को सीधे हमला कर रहे थे और नीच तक बताने का काम कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, तब प्रधानमंत्री ने कहा मैं नीची जाति में पैदा हुआ, मैं नीची जाति में पैदा हुआ। आसिफ भाई हमको अच्छी तरह मालूम है, हम बहस करने जब आते हैं तो किताबें नहीं लेके बैठते, पॉलिटिकल मेमोरी हमेशा राउंड दी क्लॉक रहती है। जब आपकी पार्टी से हमला हुआ नीच कह करके, तब प्रधानमंत्री ने बड़ी संदीप जी मेरा एक सवाल, छोटा सा सवाल, फिर ब्रेक पे जाएंगे शायद पंकज जी। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार एक प्रस्ताव पारित करके भेज देती है। अभी इस प्रस्ताव को अमल में आने में एक लंबी प्रक्रिया चाहिए। अभी ये अनुसूचित जाति आयोग में जाएगा, वहां से फिर केंद्र सरकार को सिफारिश जाएगी, फिर संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में आएगा। एक लंबी प्रक्रिया है। मैं ज्योतिषी नहीं जो उसमें पढ़ूं कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि उसका ये मास्टर स्ट्रोक है दूसरे दलों को मुश्किल में डालने के लिए? ऐसा लगता है क्या? समाजवादी पार्टी, अमिताभ जी, आरक्षण के, अब जहां इन जातियों की बात है, लंबे समय से इनकी लड़ाई लड़ती आ रही है और बराबर इनके हित की लड़ाई लड़ती आ रही है। रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण का उसका सिद्धांत ही अलग है। अभी आप देखे होंगे तो 2012 से 13 के बीच में प्रमोशन में आरक्षण की जबरदस्त विरोध किया और तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग प्रमोशन में आरक्षण के प्रबल समर्थक थे। वहां पर भी उसने लड़ाई लड़ी और वो हमेशा उसके खिलाफ रही है। यहां तक कि लोकसभा में बिल पास होते होते अगर रुकवाया तो समाजवादी पार्टी ने रुकवाया और वहां पर कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए थे। तो उस तरह का वो काम करना चाहती समाजवादी पार्टी, यहाँ पर सामाजिक वहां आरक्षण के विरोध में हो, यहाँ आरक्षण में घुसा रहे हो, कैसे चलेगा? लेकिन अगर वो नौकरी पा गए, अगर वो, जी हाँ, नहीं, वहां पर विरोध में है। जब लोग उठ गए एक बार और वो नौकरी पा जाते हैं तो वहां समाजवादी पार्टी कहती है कि वहां पर आरक्षण की क्या जरूरत है। तो प्रमोशन में आरक्षण के हम विरोधी हैं और जातियों के रिजर्वेशन में प्रतिशत बढ़ाने के भी विरोधी हैं और हमें नहीं चाहते 50% से अधिक आरक्षण किया जाए। लेकिन विपक्षी पार्टियां वो अगर उनकी चले तो प्रमोशन में आरक्षण भी वो चाहे खत्म कर दे, वो पूरी तरह से प्रमोशन में आरक्षण दे दें और प्रतिशत वो 70-80 कर देना चाहती हैं। तो समाजवादी पार्टी तो यहाँ पर अलग स्टैंड रखती है। रही बात, ठीक है, आपकी बात आई, पहले भी इस तरह के प्रस्ताव गए जिसको केंद्र सरकार ने नहीं माना था। ठीक है, अमित पुरी जी, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं संदीप शुक्ला कि पार्टी एक तरफ तो अप्रो आरक्षण है, 17 छोटी जातियों को दलितों के उसमें शामिल करवाना चाहती है कैटेगरी में ताकि बेहतर आरक्षण लाभ मिले, और दूसरी तरफ वो वही पार्टी, वही जो सरकार में है, वो प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ भी है। एक ही पार्टी आरक्षण के मसले पर दो अलग अलग स्टैंड ले रही है। अमित पुरी जी, नहीं, इसी मुद्दे पे नहीं ले रही है। पार्टी पूरी चूचू का मुरब्बा है, गुड़ खाती है गुलगुले से परहेज। कुछ सरकार में रहेंगे तो पार्टी में नहीं रहेंगे, कुछ पार्टी में रहेंगे तो सरकार में नहीं रहेंगे। नोटबंदी पर नरेश अग्रवाल कुछ कहेंगे, अखिलेश कुछ कहेंगे, मुलायम सिंह जी कुछ कहेंगे। यह पार्टी पूरी डाइकोटॉमी ऑफ व्यूज का एक बड़ा भारी कल्मिनेशन है। यहाँ हर चीज पे विरोधाभास है। तो इस समाजवादी पार्टी का केवल एक ही कल्चर है कि कुछ भी ऐसा करो जो वोट बैंक जनरेशन के लिए हो और गुटिये पार्टी की लड़ाई को मिनिमाइज करने के लिए कुछ भी नया रोज करते रहो। लेकिन सच्चाई यह है कि पार्टी की गुटबाजी कम नहीं हो रही।
लेकिन हम झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है। समाजवादी छोटे से सत्य की प्रतिमूर्ति है, करते कुछ नहीं है। सत्य की प्रतिमूर्ति है, झूठ बोलते हैं। सत्य सेफाई से निकलता है और सेफाई में समाहित हो जाता है। 70 खत्म करेंगे, सेफाई से निकलता है, ये चलता रहेगा, समाप्त होता ये चलता रहेगा। अमितपुरी जी, शुक्ला जी आपको रोक रहे हैं, चलाएंगे आप। रिजवी साहब आप भी बने रहिए, अमिताभ जी आप भी बने रहिए। ठीक है। बिल्कुल। तो 22% दलित कोटे वाली सुविधाओं में इन 17 जातियों को शामिल करना, इनकी हिस्सेदारी, क्या वो नाराज नहीं होंगे? ये भी एक अहम सवाल है। और कितना फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है? अगर वो नाराज होते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे प्रधान संपादक, सीधे उनके पास चल रहे हैं। अमिताभ जी, ये समझना चाहेंगे आपसे, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, दो बिंदु इसमें बड़े महत्वपूर्ण है पंकज जी। जी, पहला मसला कि सरकार ने जो समय चुना इस प्रस्ताव के लिए, वो सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। इस चला चली की बेला में इतने महत्वपूर्ण काम नहीं करते होते। जी, ये तो सबको पता था, अब नहीं हो सकता कुछ। चिट्ठी पहुंचते पहुंचते दिल्ली तक आचार संहिता लग जाएगी, कुछ नहीं होना। जी, एक। हां, दूसरी बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें दलित वोट समाजवादी पार्टी को सबसे कम वोट करता है। दलित वर्ग सपा को सबसे कम वोट करता है। तो उस दृष्टि से तो समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं। जी, अभी भी सपा को जो वोट मिलता है उसमें दलितों का बड़ा योगदान नहीं है, तो वहां तो ये सेफ है। लेकिन हां, ये मसला जरूर उठेगा इन 17 जातियों में भी कि माई बाप अगर देना था तो वक्त पर प्रस्ताव करते तो 5 साल में कुछ निर्णय भी आता। पुरी साहब, मेरा विवेचन ठीक है, व्यवहारिक है? जी, नहीं, व्यवहारिक तो है ही है, यथार्थ है। यह तो केवल यह है कि आंख में धूल झोंकने की क्रिया है कि चुनावी भाषण के लिए एक समाजवादी पार्टी ने और एक पन्ना जोड़ लिया कि साहब हमने ये किया, ये किया, ये किया। हद ये है अमिताभ जी, मानसिकता समझिए। आज सुबह 10:30 बजे लोक भवन में 10.3 किलोमीटर का वरना का स्ट्रेच और उद्घाटन किसका हुआ? 500 मीटर के मॉडल जो विकास किया उसका हुआ। मने अब तो हद हो गई। कल रुमाल का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री अगर करने लगेंगे, थान की बात की थी, रुमाल का उद्घाटन कर रहे। तो ये तो चुनाव की ऐसी आपाधापी मची है कि किसी तरीके से कुछ भी बस एक आधा चीजें क्वाइन करने लायक हो जाए। पाला छुआ और भगे, पाला छुआ और भगे। तो ये क्रैश कोर्स काहे कर रहे हैं एग्जामिनेशन टाइम में मुख्यमंत्री? इससे सिलेबस पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि आप तो बता रहे थे 5 साल का सिलेबस 3 साल में पढ़ लिया। ठीक है पुरी साहब, आसिफ रिजवी से एक सवाल पूछ लो। अब क्या हो रहा है? आसिफ रिजवी, क्या हो रहा है? आपको शायद याद होगा, लोकसभा चुनाव में जाने से ठीक पहले उस समय के प्रधानमंत्री और आपके नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अचानक एक कैबिनेट की बैठक बुलाई और जाट आरक्षण के प्रस्ताव को पारित कर दिया, स्वीकार कर लिया। राज्य तो आरक्षण पर फाइनल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन केंद्र के पास अधिकार तो है। जाट ने आपको वोट भी नहीं दिया, वरना इतनी बुरी तरह कैसे हारते। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आपका निर्णय रद्द किया और फटकार अलग लगाई। बोले भाई, ये आनंद फानंद में चुनाव के समय ये बवाल क्यों किया आपने? इसकी एक प्रक्रिया है, ये पिछड़ा वर्ग आयोग में जाना चाहिए था प्रस्ताव। पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति मैंडेटरी है अगर आरक्षण में कोई फेरबदल करना चाहते हैं। क्या वैसी ही स्थिति समाजवादी पार्टी ने की है अब? आसिफ रिजवी, बहुत फर्क है अग्निहोत्री जी। देखिए,
पहली बात कांग्रेस करे तो रासलीला, बाकी करे तो गलत। अरे भैया तो ठीक कहता था यही है सबसे। अरे भाई जिससे गठबंधन कर रहे हो उसके साथ इतने बेरहम न हुआ करो। 10 साल उसके साथ रहे हो यूपीए 2 में, तो ऐसा मत करो भाई। बैक करेक्टर न बताओ। अरे अब तो आखिरी टाइम में तो कुछ गलती करो। पटेलों से कहते आरक्षण दे गया, कुछ मुस्कुराओ, अब तो मुस्कुराओ। पटेल आंदोलन करवा दिया वहां गुजरात के अंदर। उसके बाद चुनाव के वक्त बैकवर्ड की बात करते करते, बैकवर्ड के रक्षण कराने की बात को करते करते हरियाणा जलवा दिया। साहब हमने तो प्रस्ताव पास करके दिया था और हमने उसका प्रचार प्रसार करना चालू नहीं किया था। हम उसका राजनीतिक बेनिफिट नहीं उठाते और हमने किया। नहीं, आप संत समाज के प्रतीक है। नहीं नोट कर लीजिए, कांग्रेस प्रचार प्रसार पूरा राजनीतिक लाभ लिया था, पूरा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की थी आपने आसिफ रिजवी के लिए। मेरे शो में गलत बयानी नहीं, तथ्यों के साथ मत खेलिए। नहीं, परमार्थ के लिए आपने और अजीत सिंह ने पूरा लाभ लेने की कोशिश की थी, पूरा क्रेडिट लेने की भाई आ गया, भाई जवाब दे रहे थे, लेकिन वो पटाखा चला नहीं, जला नहीं। आसिफ रिजवी, देखिए अभी मेरे भाई आदरणीय बड़े भाई ने एक बात कही, आदरणीय बड़े भाई ने हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक बात कही बड़ी खूबसूरती से कि साहब देश को जो ये करें वो रासलीला है और बाकी जो ये करें वो रामलीला है। 70 साल तक ये इल्जाम लगा रहे हैं देश को हमने लूट लिया। 70 साल तक देश में केवल कांग्रेस पार्टी रही। अरे मुद्दे पे आओ यार, का मतलब क्या है? मुद्दे पे आओ। जितने 70 साल तक बात हो रही है सब छोड़ से मुद्दे पे आओ। आज के इशू पर बात करो यार, इतना समय कांग्रेस की बात नहीं हो सकती, बोल के चले जाएंगे। आज के इशू पे बात करो। हाँ, आज के मुद्दे पे बता रहे हैं, हमने तो किया, हमने तो उस कार्य को कंप्लीट कर दिया। तो कि हम उसको हो सकता है जल्दबाजी में हमसे कहीं गलती रह गई हो कि हम उसको ओबीसी उसमें न ले जा पाए हों, लेकिन हमने किया तो, और हमने संदीप भाई डिसीजन कैबिनेट में होते हैं। आनंद, ठीक है आसिफ रिजवी आपकी बात आ गई। आनंद, इतिहास बताता है, संदीप शुक्ला मेरे सवाल को सुनिए, इतिहास बताता है हमको जिन भी सत्तारूढ़ पार्टियों ने चुनाव के वक्त में आरक्षण को लेकर कोई घोषणा की, उनमें से किसी को उस घोषणा का चुनावी लाभ नहीं मिला। आंध्रा में कांग्रेस को नहीं मिला, ये मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नहीं मिला, 18% मुसलमान था, सारा मुसलमान इनको वोट देता तो आज ये इस दुर्गति को प्राप्त क्यों होते। इन्होंने कहा था सच्चर कमेटी लागू करेंगे, नहीं हुआ इनको लाभ। कोई उठा के देख लो, मनमोहन सिंह ने जाटों को आरक्षण दिया, जाट ने फिर भी वोट नहीं दिया। तो ये जो उदाहरण सामने हैं, इनको देखने के बाद भी आपकी सरकार ने ये कदम क्यों उठाया? इससे तो नफा किसी को नहीं हुआ आज तक। संदीप भाई, जी इमताज, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर काम केवल हम चुनाव के हिसाब से नहीं करते हैं। आज चुनाव है, आज जो काम हो रहे हैं, कुछ काम आगे की नींव भी हम तैयार करते हैं। नींव जो होती है उसी पर आगे का प्रसाद बनता है। तो जो कुछ कर रहे हैं, हमने बहुत काम किया है जिसके आधार पर हम चुनाव लड़ सकते हैं, इसको माइनस कर दें, ये काम हम समाज के लिए मान लें। हमने बहुत से विकास भी, पुरी जी जो कह रहे थे कि 3 साल में तो आप सरकार के लिए छोड़ देते, आप जरूरत दिखा रहे हैं क्या संदीप बाबू, तो इसको अगली सरकार के लिए छोड़ देते। 3 साल में हमने जी नहीं, आगे हम फिर आ रहे हैं तो हम अपना काम थोड़ा होमवर्क अभी से कर ले रहे हैं। ये छुट्टियां जैसे अब आगे हम आएंगे उस पर आगे बढ़ा देंगे। तो हमें कहना चाह रहे हैं, अरे तो जब आ जाते तो कर लेते, वो तो 10 मिनट लगता है था। मैं कह रहा हूं 3 साल पहले हमने अपना घोषणा पत्र लागू कर दिया था। जी अमिताभ जी, उस बात को पूरा कर लें कि 3 साल पहले हमने अपना घोषणा पत्र लागू कर दिया था। अब वो चीजें कर रहे हैं जो हम घोषणा पत्र से आगे की चीज कर दे रहे हैं। तो हम विकास कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? अगर हम विकास का काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या दिक्कत है? अगर हम उद्घाटन कर रहे हैं तो पैसा भी दे रहे हैं। अगर हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन किया तो 1000 करोड़ रुपए की हमने इनिशियल व्यवस्था भी की।
तो अगर विकास कर रहे हैं, पश्चिम का ही विकास हुआ था, पूरब का विकास भी आज कर रहे हैं, चारों तरफ उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही है। तो यहां हम कहना चाह रहे हैं कि विकास को मत आप जो है आप कोसिए, विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास को आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को गुजरात बना देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अगर हम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसको आप देखिए और सीखिए। और प्रधानमंत्री से जवाब ले लें। पुरी साहब ये कह रहे हैं विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश को विकास में आपत्ति क्यों? अमित पुरी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है विकास हो रहा है और विकास में विरोधी दल अड़ंगे क्यों लगा रहे हैं? कोई विरोधी दल विकास में अड़ंगा नहीं लगा रहा। आप पूरब पश्चिम सीक्वल टू मनोज कुमार की तरह से बहुत अच्छी तरह उत्तर प्रदेश में बनाइए, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन अमिताभ भाई, ये पहली बार हो रहा है कि लोकार्पण जो है वो लोक के उपयोग में बाद में आएगा, अर्पण पहले हो रहा है। ये नई परिभाषा गई है, लोक बाद में आता है। देखिए उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए, इनसे पहले वाली जो थी वो परलोक गए लोगों का निर्माण लोक निर्माण से कराती थी। पीडब्ल्यूडी विभाग परलोक निर्माण विभाग बन गया था, वो मूर्तियां लगाता था परलोकवासी लोगों की। और इनके राज्य में लोक निर्माण विभाग जो है वो लोकार्पण कर देता है, लेकिन लोक के लिए उपयोग ऐसी कोई चीज आप अरे एक्सप्रेसवे कब लोक के लिए आएगा, मेट्रो कब आएगी, एक्सप्रेसवे तो चल चुका उद्घाटन है, पहले एक्सप्रेसवे तो कल से चल चुका 23 तारीख से। आप जाइए ना उस पर। कल नहीं, कल आएगा, कल आएगा, कल नहीं कल आएगा। किसान 23 कल है, किसान दिवस से हाँ वो देखा जाएगा, चुका है। वो कल देखेंगे। आप अपनी गाड़ी निकालिए और दौड़ाइए, कल देखेंगे। आप गाड़ी निकालिए और दौड़ाइए, कल देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि नवनीत सहगल जी जैसा हाल किसी का न हो। नहीं आप संदीप भाई एक सेकंड, अमित पुरी जी आपको रोकूंगा। संदीप भाई, मेरी जानकारी है अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में जनता के चलने लायक नहीं हुआ। अभी लाइट्स का काम पूरा नहीं हुआ, रोड साइड इंडिकेटर्स पूरे नहीं हुए अभी। काम चलते रहेंगे, कुछ काम अभी रह गए हैं, कुछ काम रह गए, लेकिन वो पूरी तरह से चलने के लिए तैयार है। अमित अग्निहोत्री जी, सरकारें जबान से चल रही हैं, क्योंकि प्रभु जी भी अपनी ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन जो है वो बात कर रहे हैं साहब कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे। बुलेट ट्रेन तो कल कह के रह गए, कह रही है कि साहब हम सफाई हुई नहीं, हाईवे बना देंगे, हाईवे स्वच्छता अभियान 2% लगा दिया, आज तक कुछ पता नहीं उसका। अपनी बात आप करिए, आप सरकार कर रही है, और आप कहीं भी आप सरकार को कोसने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। आपने स्वच्छता अभियान में स्वच्छता का सेस लगाया, पब्लिक से पैसा लिया, एक कूड़ेदान तक कहीं नहीं रखवाया आपने। उत्तर प्रदेश में दिखा दीजिए कहीं कूड़ेदान स्वच्छता अभियान में लगाया हो। गंगा सफाई अभियान में हजारों करोड़ रुपया, कहीं कोई सफाई नहीं, नदियों की कहीं कोई सफाई नहीं। बुलेट ट्रेन आप कहते हैं, आप आज अभी ट्रेन में रिजर्वेशन सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं और बुलेट ट्रेन आप चलाने की बात करते हैं। नहीं पा रही है, आप केवल उतना सुनिश्चित कर दीजिए कि जितने लोग टिकट ले उनको बैठिए। आज के विषय पर बात करो तो हम आपको जो है आपको अभी गुलामी पे कहेंगे, समय समाप्त। अमित पुरी जी, उस पे कुछ है ही नहीं, उस पे कुछ है ही नहीं। हाँ अमित पुरी जी, उस पे बहुत है, क्योंकि लोग कार्य कर आज के विषय पे कांग्रेस के पास चिंतन है और न इनके पास चिंतन है। केवल ये बता के दोनों चुनावी टॉनिक के धरातल पे खड़े हैं, दोनों चुनावी टॉनिक के धरातल पे खड़े हैं और ये चुनावी टॉनिक देकर मतदाताओं को लुभाने का काम साहब आप मतदाता रोक रहा हूँ, वो जानता है कि इस तरह सारे अतिथियों को रोक रहा हूँ। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट, आसिम रिजवी रुकिए, आसिम रिजवी रुकिए। अमित पुरी जी, एक लाइन में जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इन अति पिछड़ी 17 जातियों को दलित कोटे, आरक्षण कोटे में सम्मिलित करने के हक में है या नहीं? अमित पुरी जी, सामाजिक अभिप्सायों से जो उजड़े और पिछड़े वंचित लोग हैं उनको वास्तविक हक संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप देने की भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पक्षधर रही है।
नहीं, इस मसले पर बताओ, इसके पक्ष में हो या नहीं पक्ष में हो भैया? तो क्या स्ट्रक्चर कमेटी लागू करेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की रघुनाथ शुक्ला कमेटी की सिफारिशें लागू करेगी? ऑडियो लॉस्ट। अमित पुरी जी, इस आपकी आवाज यहाँ नहीं आ रही है किसी भी पैनल। आसिफ रिजवी, घुमाना फिराना नहीं, सीधा उत्तर दो, सीधा उत्तर चाहिए मुझे। क्या कांग्रेस इन 17 अति पिछड़ी जातियों को दलितों के लिए मुकर्रर आरक्षण 22% आरक्षण में शामिल करने के पक्ष में है या नहीं? सीधा जवाब दो भाई रिजवी साहब। रिजवी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप तीनों लोग बने रहिए। अमिताभ जी आपके पास आ रहे हैं, इस पूरे मसले को आपके जरिए, आपकी संपादकीय टिप्पणी के जरिए हम समझना चाहेंगे, प्लीज। देखो भाई, ये जो आखिरी सवाल था ना हम लोगों का, हाँ, कि कांग्रेस इसके पक्ष में है कि खिलाफ, बीजेपी इसके पक्ष में है या खिलाफ, इस सवाल का उत्तर न तो बीजेपी दे सकती है सीधे दो टूक, न कांग्रेस दे सकती है, बसपा भी नहीं देगी। सबकी मजबूरी है गोल मोल बात कहो। समाजवादी पार्टी ने बस यहीं पर आनंद का अनुभव किया है कि चलो मेरा जो होगा वो होगा, हमने बाकी को तो फंसा दिया। बिल्कुल। भाजपा भी ये नहीं कह सकती खुल के कि हां इन 17 जातियों को शामिल किया जाए, क्योंकि तब दलित वोट खिसकने का खतरा, और अगर कहो नहीं किया जाए तो ये 17 जातियां आपके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। कांग्रेस के गले में भी यही रस्सी फंस गई, इधर जाए तो दलित छूटे, उधर जाए तो ये 17 पिछड़े जाए। कांग्रेस भी क्या करे? यही हाल बहन जी का। मायावती जी ने भी आज गोलमोल बात कही, उन्होंने कहा भाई ये तो हम बहुत पहले से मांग कर रहे थे और ये सब नौटंकी है और केंद्र और सपा की मिली भगत है। लेकिन ये मसला इतना सेंसिटिव जरूर है, चुनावी राजनीति के समय में तो और ज्यादा ये वो होता है ना, पेट्रोल के टैंकर जाते हैं ना जी अमित पुरी जी, उनके ऊपर लिखा रहता है अति ज्वलनशील पदार्थ। ये अति ज्वलनशील मामला है, इसमें दाएं बाएं से हाथ लगा तो झुलसना तय। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने इस मसले से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद सोची हो कि बहुत डिविडेंड मिल जाएगा वोट से, वोट में वो तो नहीं है, लेकिन हां बाकी के लिए उन्होंने मुश्किल जरूर पैदा कर दी। अब लाइन लो, आप बिंद के खिलाफ हो, निषाद के खिलाफ हो, राजभर के खिलाफ हो, प्रजापति के खिलाफ हो, केवट के खिलाफ हो, क्या कोई राजनीतिक दल ये नहीं बोल सकता? क्या आप दलितों के आरक्षण को डाइल्यूट करना चाहते हैं? कोई राजनीतिक दल ये भी नहीं बोल सकता जी। और ये दोनों विरोधाभासी चीजें हैं। इन 17 जातियों को आरक्षण का लाभ अगर मिलेगा तो दलितों को मिल रहा आरक्षण का लाभ कटेगा, उसे भी सिर्फ मिलेगा ना, कोटा विद इन कोटा जी। लो भाई, ये तो सांप छछूंदर वाली गति हो गई। मुझे लगता है ये इस मायने में तो थोड़ा चतुराई भरा स्ट्रोक है। मैं मास्टर स्ट्रोक तो नहीं कहूंगा, लेकिन चतुराई भरा स्ट्रोक जरूर है ये। इसने कांग्रेस को भी संकट में डाला, भाजपा को भी संकट में डाला और बीएसपी को भी संकट में डाला। और मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने मंच से इस मसले को उठाएगी, तब वो इन तीनों दलों से पूछेगी कि हां या ना में बताओ, आप इन 17 जातियों के पक्ष में हो शामिल होने के या खिलाफ हो? जी। आरक्षण इनको नहीं मिलने जा रहा अभी, इनके प्रस्ताव पारित करने से भी।
लेकिन चुनाव में यह मुद्दा जरूर बनेगा और कांग्रेस को, भाजपा को और बसपा को इसका उत्तर खोज के रखना होगा कि चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी जब ये सवाल करेगी तो आपको कोई एक लाइन लेनी पड़ेगी और वो लाइन खतरनाक है। इधर जाएंगे तो भी खतरा है, उधर जाएंगे तो भी खतरा है। और आखिरी बात कहूंगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये वैसे ही मसला है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। मेरी बात से पुरी साहब भी दिल से सहमत होंगे और आसिफ रिजवी साहब भी सहमत होंगे। आप इस मुद्दे की खिलाफत भी नहीं कर सकते और इस मुद्दे की पक्षधरता भी नहीं कर सकते। पक्षधरता का क्रेडिट सपा ले ही गई, हो नहीं हो अलग बात। खिलाफत करोगे तो अपना नुकसान करोगे। आज अब धर्म संकट में सपा ने डाल दिया, ये जरूर एक क्लेवर मूव है, नॉट ए मास्टर स्ट्रोक, इट्स क्लेवर मूव। चतुरता भरा दांव है जिसने कम से कम उसके प्रतिस्पर्धी दलों को थोड़े समय के लिए धर्म संकट में डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित पुरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आसिफ रिजवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।